ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवांगी लव और जुन्नोंग and this story is begin from chapter 21 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक नीलम के पास गया जो अपना पेट पकड़कर सिसक रही थी। अथर्व ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया और कहा, हे नीला यार, कुछ नहीं होगा, आंखें बंद मत करना। नीलम ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ा सा खोलकर कहा, भाई बहुत दर्द हो रहा है। अथर्व के आंखें पनीली हो गई थी। उसने कहा, बच्चा बस थोड़ी देर सब्र करो। नीलम ने बहुत मुश्किल से कहा, ना नहीं हो रहा। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। अथर्व घबरा गया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और जल्दी पास वाले क्लिनिक के लिए निकल गया। नीलम को हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मुंह से बेतहाशा खून बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर अथर्व के हाथ पैर ठंडे पर रहे थे। अब आगे 10 मिनट बाद डॉक्टर सास क्लिनिक। नीलम को डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। अथर्व परेशान सा बाहर चक्कर काट रहा था। उसे नीलम का बहुत फिक्र हो रहा था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा और पास के दीवार पर पंच मार के गुस्से में कहा, डैमिट। रायजादा ब्रदर्स में उसने सिर्फ आदित्य वंश कुश को पता था और धीराज को ही पता चल गया था। थोड़ी ही देर में वह आदित्य और स्नेहा आ गए। उनके साथ सुधांशु भी आया था। अथर्व ने जब आदित्य को देखा तो उसके जान में जान आई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। आदित्य ने उसका पीठ थपथपा दिया। स्नेहा ने फिक्र से पूछा, दीदी कैसी है? अथर्व ने आईसीयू के तरफ इशारा कर दिया जहां दरवाजा बंद था और ऊपर रेड लाइट जल रहा था। स्नेहा ने एक गहरी सांस लिया और अपने आंखें बंद कर लिया और पीछे लड़खड़ा गई तो सुधांशु ने उसे संभाल लिया। तभी वहां पर कुश का कर आकर रुका। वो भागते हुए अंदर आया। आज पहली बार राका के चेहरे पर डर था। आज तक न जाने उसने कितनों को खत्म किया हो, लेकिन आज पहली बार किसके खोने का डर उसके चेहरे में झलक रहा था। वो अथर्व के पास आया और उसे कंधे से पकड़कर झंझोरते हुए पूछा, नील कहाँ है? कैसी है? अथर्व ने एक बार आईसीयू की तरफ देखा पर कुछ कह नहीं पाया। कुश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अथर्व वहां पर चक्कर काट रहा था। स्नेहा आदित्य के सीने से लगकर सिसक रही थी और आदित्य बिना कोई भाव के उसके पीठ को सहला रहा था। स्नेहा को नीलम के हालत देखकर अपने साथ हुए हैवानियत की याद आ रही थी। सुधांशु अपने लैपटॉप में लगा था और राजवंश कॉर्पोरेशन और धैर्य के इंफॉर्मेशन निकलने की कोशिश कर रहा था। वहां पर धीराज और सुनिधि भी आ गए थे। सुनिधि के आंखों से बेतहसा आंसू बह रहे थे और धीराज उसे संभाल रहा था। नीलम को तो जैसे सदमा लगा था क्योंकि नीलम उसकी बचपन की सहेली थी। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर परेशानी थी। कुश ने जाकर डॉक्टर से इम्पेशेंटली पूछा, डॉक्टर हाउ इज शी? डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करवाते हुए कहा, वो ठीक है, हमने छोटी सी सर्जरी करके इंटरनल ब्लीडिंग रोक दिया है। बार बार हिट करने की वजह से उन्हें बहुत दर्द है। पेन किलर दिया गया है, कल तक होश आ जाएगा। फिर उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आप में से कोई आइए मेरे केबिन में। इतना कहकर वो चले गए। कुश उठकर जाने लगा तो आदित्य अथर्व भी उसके पीछे चले गए। डॉक्टर के केबिन। कुश डॉक्टर को घूर रहा था। आदित्य और अथर्व भाई वही बैठे थे। डॉक्टर का तो घबराहट से जान निकल रही थी अपने सामने उन तीनों को देखकर। आदित्य ने कहा, डॉक्टर आई डोंट लाइक सस्पेंस। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सॉरी, हमने उन्हें तो बचा लिया लेकिन। अथर्व ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा, साफ साफ बताइए। डॉक्टर ने कहा, शी वॉज 1 वीक प्रेग्नेंट बट बच्चा बहुत वीक था और हम कोशिश करके भी उसे नहीं बचा पाए। उनके यूटेरस पर चोट लगने की वजह से वो इन फ्यूचर माँ बनने के चांसेस भी बहुत कम है। डॉक्टर ने थोड़ा रुक कर कहा। सबको कांच टूटने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा जहां कुश के हाथ के मुट्ठियां कसे थे। उसके एक हाथ में पेपर वेट टूट गया था और कांच उसके स्किन में भी धंस गए थे। उनसे खून टपक रहा था। उसके हाथ और सिर के नसें उभर कर दिख रहे थे। उसके आंखें लाल थी। वो वहां से खड़ा हुआ और लंबे कदमों से निकल गया। आदित्य और अथर्व भी खड़े हो गए। अथर्व ने आदित्य को कुछ इशारा किया और वहां से निकल गया। आदित्य ने डॉक्टर से कहा, पेशेंट को इस सब के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए वरना आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर वो निकल गया। डॉक्टर ने एक राहत का सांस लिया और अपने पॉकेट से रुमाल निकलकर पसीना पोंछने लगी। नीलम को थोड़ी देर में विप रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सुनिधि और धीरज कॉफी लेने गए थे क्योंकि सुनिधि का सिर दर्द कर रहा था।
आदित्य रूम में आया तो देखा नीलम बेड पर लेटी हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उसके लिए बुरा लगा। उसने देखा स्नेहा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है और शून्य भाव से बाहर अंधेरे को देख रही थी। वो उसके पास गया और उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। आदित्य ने अपना चेहरा स्नेहा के कंधे में छिपा लिया और उसके शरीर से आ रहे भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। वहां पर कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों के बीच शांति पसरी हुई थी। आदित्य उसे बाहों में भर के अपना आंख बंद करके खड़ा था। स्नेहा के हाथ आदित्य के हाथ के ऊपर थे जो उसने उसके पेट के चारों ओर लपेट रखे थे। उसकी आंखें भी बंद थी। उसने अपना सिर पीछे किया और आदित्य के कंधे से टिका लिया। वहां पर सिर्फ मशीन के बीप बीप के आवाज आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के बाहों में सुकून ढूंढ रहे थे। आदित्य अपने आप को शांत कर रहा था। अपने बीवी के बाहों में स्नेहा भी अपने पुराने जख्म के दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी। आदित्य कुछ ने बाद स्नेहा के गर्दन पर हल्का किस करके कहा, प्लीज डोंट लीव मी नेवर एवर। स्नेहा ने झट से अपने आंखें खोल दिया। वो हैरान हो गई थी क्योंकि ये शायद पहली बार था जब आदित्य ने उसे ऐसा कहा था। आदित्य ने उसके कंधे और गर्दन पर अपने होठों से सहलाने लगा, जिस एहसास से स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। आदित्य ने उसके कान डिप वॉयस में कहा, बोलो नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर। स्नेहा ने अपनी पकड़ आदित्य के हाथों पर मजबूत कर दिया और कहा, नेवर एवर। तो आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। वही दूसरी तरफ कुश धैर्य को बुरी तरह से पिट रहा था। धैर्य के मुंह से, नाक से और कान से खून आ रहा था। कुश ने उसके मुंह पर पंच मरते हुए कहा, क्यों 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 किया तूने ऐसा? उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? धैर्य ने थोड़ा हंसकर कहा, मुझे तो उससे बदला लेना था। उसकी हंसी देखकर कुश का खून जल गया। उसने उसके टांगों के बीच लात मार दिया, जिससे धैर्य पीछे पीठ के बाल गिर गया और दर्द से कराह गया। अथर्व ने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया और कहा, चल कुत्ते अब भौंक। उसने तेरा क्या उखाड़ दिया? धैर्य ने दांत पीसकर कहा, उसके वजह से मेरा भाई मर गया। कुश कंफ्यूजन से उसे देखने लगा तो सुधांशु ने कहा, धर्म राजवंश एक ड्रग स्मगलर था। नीलम ने उसके खिलाफ एविडेंस पेश किए थे अपने भाई के पास, जो एक इप्स ऑफिसर है, और कोर्ट ने धर्म को फांसी पर चढ़ा दिया। धैर्य ने दांत पीसकर कहा, मैं तो आया था साली को मारने, लेकिन उसे देखकर नियत फिसल गया। फिर सोचा इज्जत लूट कर सारे आम उसे ऐसी शर्मिंदा करूंगा कि वो जिस राका की भजन गाती है उसे देखकर घिन आए। बस उसने इतना की कहा था कि कुश के साबर का बंध टूट गया। उसने साइड टेबल से कांच का बोतल निकला और धैर्य के मुंह पर दे मारा। अथर्व और सुधांशु फटी आंखों से उसे देख रहे थे। धैर्य के चेहरे से पानी जैसे कुछ टपक रहा था। थोड़ी ही देर में उसके पूरे मुंह पर जलन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर कुछ चुभ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अपने चेहरे को रगड़ने लगा तो उसके चेहरे से खून आने लगा तो दर्द से करहाने लगा। कुश ने उसे उसके बाल से पकड़कर पास के दीवार पर दे मारा और घिन से उसे देखकर कहा, इसका एक्सीडेंट करवा दो। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। अथर्व भी उसके पीछे भागा। कुश ने अपनी गाड़ी एक खाली सड़क पर रोका। अथर्व भी थोड़ी दूर पर रुका। उसने अपनी सनसनी नजर चारों ओर दौड़ाई और 2 गुण ले लिए। कुश कर से उतरा और सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके दिल पर क्या बीत रही थी उसे ही पता था, क्योंकि आज दूसरी बार था जब उसने अपना बच्चा खोया था। पहली बार भी बच्चा गिर जाने के बाद उसे पता चला था और आज भी वही हुआ। उसके आंखों से एक कतरा आंसू का बह गया। वो घुटनों के बाल बैठ गया और अपना हाथ सड़क पर मरने लगा और चीखने लगा। उसका चीख किसी का भी दिल दहला दे। अथर्व का दिल पसीज गया उसे ऐसे देखकर। कुश चीख राजा था और अपना हाथ सड़क पर मार रहा था। थोड़ी देर में ही उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए और उसके हाथ से खून आने लगा। अब कुश को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो हिचकियां ले रहा था। अथर्व जल्दी से उसके पास गया और उसे सीने से लगा लिया। कुश ने अपने आप को चुरवाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई छोड़ो मुझे, क्यों आए हो आप? चले जाओ। जो मेरे पास आता है भगवान उसे ले लेता है। मैं अकेले पान को ही डिजर्व करता हूँ। अथर्व ने उसके सिर और गर्दन को सहलाने लगा और कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, और ऐसे लड़कियों के जैसे रोना बंद करो। अथर्व का शर्ट कुश के खून से रंग रहा था। कुश ने सिसकते हुए कहा, मैं बहुत बुरा हूं ना भाई। अथर्व ने अपना सिर ना में हिला दिया, तुम अच्छे हो बच्चे। कुश ने अपना सिर में हिलाकर कहा, नहीं भाई मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने उससे जबरदस्ती शादी किया, मेरे वजह
से ही उसने अपने लिए नौकरी देखी। मुझसे डरती थी क्योंकि मैं उसको ताने मरता था, शक करता था। उसने अपने ऑफिस में हुए एक चीज भी मुझे नहीं कहा। मैंने उसके साथ हर बार जबरदस्ती किया। मैं कितना बदकिस्मत हूँ ना, लोग अपने बच्चे के आने की खुशियाँ मनाते हैं और मैं हर बार मतंग मानता हूँ। उसके आंखों से बुरी तरह आंसू बह रहे थे। अथर्व ने उसे संभालते हुए कहा, तुम राका हो ना, राका कभी नहीं रोता। तुम बेदिल हो इसीलिए आंसू पोंछो। राका के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते और नीला को भी तुम्हें ही संभालना है। अथर्व ने थोड़ा रुक कर कहा। कुश उससे अलग हुआ और अपने आंसू पोंछे। अथर्व ने उसे पानी का बोतल दिया। कुश ने बोतल खोलकर सारा पानी अपने मुंह पर उड़ेल दिया। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ऐसे ही रात गुजार गई। अगली सुबह रिद्धिमा का घर। वो अपने माँ के पास बैठी थी। उसने एक साड़ी पहना था। उसके सामने विवेक की फैमिली बैठी थी। विवेक की बुआ ने तंज कसते हुए कहा, वैसे अनुराधा जी, हमारे खंडन में कोई भी लड़की के माँ बाप डिवोर्सी नहीं है, लेकिन रिद्धिमा के माँ अनुराधा जी ने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर रिद्धिमा के हाथ के मुठिया कस गई। लेकिन आपके बेटी को एक नज़र देखकर विवेक को पसंद आ गया। विवेक अपनी इंटेंस नज़रों से रिद्धिमा के अपर बॉडी को देख रहा था। रिद्धिमा का दिल कर रहा था उसके दांत तोड़ दे। अनुराधा जी ने कहा, तो शर्मा जी, क्या हम रिश्ता पक्का समझे? विवेक के पिता कुछ कहते उससे पहले ही विवेक ने कहा, मैंने सुना है आप कुछ महीने पहले एक अमीर आदमी का इलाज कर रही थी। उसके घर पर आपने 1 महीना तक रुका था। कहीं आप, हाय राम, कहीं तुम शुद्ध तो हो ना? विवेक के बुआ ने उसे टोक कर कहा। विवेक ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, मुझे वजन लड़की चाहिए, किसका बिस्तर गर्म करने वाली नहीं। विवेक और कुछ कहता उससे पहले ही रिद्धिमा ने एक ग्लास जूस उसके मुंह पर दे मारा और उल्टे हाथ से एक तमाचा रसीद दिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसार गया। विवेक के पिता खड़े हो गए और अनुराधा जी से गुस्से में कहा, हमें ऐसी बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। रिद्धिमा ने साइड टेबल से ढेर सारे तस्वीर ले और विवेक के मुंह पर दे मारा। विवेक के आंखें फैल गई। रिद्धिमा ने विवेक के पिता को एक पेन ड्राइव बढ़ाकर बोली, अंकल, आपके सो कॉल्ड अच्छा बेटे के अच्छे अच्छे कारनामे हैं इसमें है, और मीन कल खुद अपने आंखों से देखा है इसे एक लड़की के साथ होटल जाते हुए। विवेक ने चिल्लाकर कहा, यू बिच। तो उसके पिता ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो कुछ कहते उससे पहले उसके बुआ उसके सामने आ गई और कही, विवेक, इन छोटे लोगों के मुंह लगने से अच्छा है हम ये से चलते हैं। इतना कहकर वो विवेक को वहां से खींचते हुए ले गई। विवेक ने पीछे पलटकर रिद्धिमा को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। रिद्धिमा ने उसे देखकर उल्टी करनी जैसी फेस बनाई। विवेक के पिता ने अनुराधा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप और आपकी बेटी का शुक्रिया मेरे आंखें खोलने के लिए। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अनुराधा जी ने रिद्धिमा को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दे, मेरे वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। रिद्धिमा ने अपना सिर ना में हिला दिया और उन्हें गले लगा लिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। नीलम उठ गई थी, बिना कोई भाव के बैठी थी। उसके पास स्नेहा, सुनिधि, शिवी, अर्शी, अयनश्वीर, अदिति, वंश सब उसे हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी को देख ही नहीं रही थी। नीलम बस खाली आंखों से दरवाजे से टेक लगाकर खड़े कुश को ही देख रही थी। टीवी पर न्यूज़ चल रहा था। कमरे में अथर्व आया। वो नीलम के पास आया और उसके सिर को चूम लिया और कहा, कैसी हो? नीलम ने अपना सिर हिला दिया। तभी टीवी न्यूज़ चलने लगी। आज की ताज़ा खबर, अभी अभी मशहूर बिजनेसमैन धैर्य राजवंश के कार को खाई में गिरा हुआ पाया गया। सूत्र से पता चला है ये किसी दुश्मन में किया है। एक्सीडेंट से पहले उनका चेहरा बर्बाद कर दिया गया है और उनके हाथ और पैर के सारे उंगलियां काट दिए गए हैं। डिटेक्टिव टीम को ऐसा लग रहा है कि इस एक्सीडेंट से द अंडरवर्ल्ड माफिया राका जुड़ा हुआ है और जिस केमिकल को उनके चेहरे पर फेंका गया है वो सिर्फ असर अंपायर से ही बनता है। इसके साथ ही टीवी ऑफ हो गया। सबने देखा वहां सुधांशु खड़ा है जिसने टीवी ऑफ किया है। उसने जब सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस किया तो उसने कहा, मुझे पता है यार मैं हैंडसम हूँ, पर ऐसे घुरोगे सब तो मुझे तो शर्म आएगी ना। सब लोगों ने अपना सिर ना में हिला दिया। नीलम के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सब लोग खुश हो गए। नीलम ने एक नज़र कुश को देखा जो प्यार से उसे ही देख रहा था। कुश ने उसे पलके झपका दिया तो नीलम की मुस्कान गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंशन। ऋषिका अपने रूम में बैठी थी। उसके लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिस पर सावी, आलोक और शालिनी थे।
आलोक ने कहा अगर तुम दोनों को आदित्य चाहिए तो सबसे पहले स्नेहा को हटाओ। ऋषिका ने कहा मैंने कोशिश किया गलत फहमी पैदा करने का, लेकिन अचानक वो लड़की गायब हो गई। आलोक ने कहा ऐसे नहीं मानती तो सीधा नमो निशान मिटा दो। शालिनी को प्रॉपर्टी चाहिए और तुम्हें आदित्य हमें चाहिए स्नेहा की प्रॉपर्टी। सानवी ने कहा शालिनी ऋषिका अकेले ये सब नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम आ जाओ तो उसे आसानी होगी। शालिनी ने अपना सिर हिलाकर कहा ओके, मैं 1 महीने के अंदर आ रही हूँ। सब ने अपना सिर हिला दिया। ऋषिका ने कहा सामने यहाँ पर शादी है अदिति और वंशिका, में कोशिश करूंगी कुछ करने का। सब ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और आगे का प्लान डिस्कस करने लगे। तो क्या ये लोग कामयाब होंगे अपने नापाक मंसूबे में? क्या करेगा विवेक रिद्धिमा के साथ? क्या करेगा ऋतिक जब उसे रिद्धिमा के बारे में पता चलेगा? क्या नीलम को पता चल पाएगा वो मां बनने वाली थी? कौन सा मोड़ लेगा आदित्य और स्नेहा का रिश्ता? क्या आदित्य और स्नेहा का रिश्ता आगे बढ़ाऊं? आप लोग बोलो अपना ओपिनियन। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।